हाँ जी बेटा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर इस चैप्टर की बेटा मैं बात करूं, उसकी वेटेज की अगर मैं बात करूं ना, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लगा के चलिए एग्जाम के अंदर आप लोगों को ये कम से कम भी 8 to 10 मार्क्स का एग्जाम में आप लोगं के पास इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कम से कम 8 से 10 नंबर के एग्जाम से आप लोगों को इसमें से आएगा ही आएगा। हो सकता है 4 4 नंबर के दो क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 4 4 के दो, 1 1 नंबर के दो आ जाए। मतलब कुछ भी आए, 8 से 10 नंबर का आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर हो गया? नाम क्या, देखो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? यार तुम्हें ये वर्ड समझ में आना चाहिए, क्या मतलब क्या है डेटा का। तुम्हें देखा होगा बेटा, अगर मैं बात करूं ना, डेटा का मतलब होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। बेटा जो ये इंफॉर्मेशन है यार, ये तो किसी भी तरीके की हो सकती है। चाहे हो सकता है वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो। बोलो यस और नो। मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो दो तरीके की होती है। सर कौन कौन सी? एक कैसी होगी? क्वालिटेटिव। और एक कैसी होगी? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब आप कहोगे सर कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बढ़िया है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? एक बात इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना, हमारी स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर हमारी इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव है, तो वही हमारे लिए बेटा जी क्या कहला जाती है? एक स्टैटिस्टिक्स कहला जाती है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमारे लिए कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाई जाती। बात समझ में आई? जो हमारी इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव, सर व्हाट डू यू मीन क्वांटिटेटिव? बेटा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज हम लोग अपने डेली लाइफ के अंदर देखते हैं बेटा, बहुत सारे डेटा हमारे को देखने को मिलते हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों की स्कूल लाइफ के अंदर आप लोगों के टेस्ट होते हैं रूटीन में, लाइक इंग्लिश में इतने मार्क्स, अकाउंटेंसी में इतने मार्क्स, बिजनेस में इतने मार्क्स, इकोनॉमिक्स में इतने मार्क्स। तो ये क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स तो है, ये न्यूमेरिक डेटा ही तो है, ये क्वांटिटेटिव डेटा ही तो है। आपके घर पे पापा ने आपको बोला ले बेटा 100 रुपए ले जा खर्ची करने के लिए, आपने क्या किया? 20 रुपए के छोले खा लिए, 10 रुपए के आप लोगों ने क्या किया? गोलगप्पे खा लिए, 20 रुपए का क्या किया? आपने बर्गर खा लिया, 1 रुपए का क्या किया? ये ले ली, टॉफी ले ली, कुछ कुछ भी लिया। तो ये भी क्या है? ये भी एक डेटा ही तो है। तो कहने का मतलब हम लोग बात करें आप लोगों के स्कूल के अंदर, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ टीचर्स, मेल फीमेल, तो कहने का मतलब सब क्या है? ये सब डेटा ही तो है बेटा। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या मिलता है? हमारे को बहुत सारे डेटास मिलते हैं। क्लियर हो गया? अब ये डेटा का मतलब क्या होगा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में भी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब मेनली जो बेटा हम लोग बात करेंगे अपने डेटा के अंदर, वो किसकी बात करेंगे? क्वांटिटेटिव डेटा की बात करने वाले। समझ में आई बात है? अब बेटा जी अगर मैं बात करूं, इस डेटा को कलेक्ट करना है, बताओ जरा डेटा को कलेक्ट मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है? भाई डेटा को हम लोगों को क्या करना है? कलेक्शन करना है, कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। हाँ या ना? तो बेटा जी हमारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए ना, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सर बेटा सोर्सेज अवेलेबल का मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग अपने डेटा को कहां कहां से कलेक्ट कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। हमारे पास बेसिक डेटा को बेटा कलेक्ट करने टोटल दो सोर्सेज है। मेजर सोर्सेज कितने हैं? दो। सबसे पहले सोर्स को हम लोग बोलेंगे हमारे प्राइमरी सोर्सेज। कौन से होंगे? प्राइमरी सोर्सेज। एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्सेज। फर्स्ट नंबर इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्सेज। बात समझ में आया? अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से आपके प्राइमरी सोर्सेज की, तो बेटा प्राइमरी सोर्सेज का मतलब होता है ऐसे सोर्सेज जो डेटा कलेक्ट होता है ओरिजिन से। जो डेटा कलेक्ट होता है किससे? ओरिजिन से, बिल्कुल नीचे से। कहां से? बिल्कुल जीरो लेवल से। इसका मतलब इसको बेटा जी कलेक्ट करने के लिए ना हमारे एक पर्सन होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। लो जी, कौन होगा ये? इन्वेस्टिगेटर होगा। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है? हम लोग बात करें बेटा इस टाइम पे किसकी? अपने प्राइमरी सोर्सेज की। तो प्राइमरी सोर्सेज का मतलब क्या होगा? ऐसे सोर्सेज जिसको कलेक्ट किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे इन्वेस्टिगेटर के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आप लोगों के पास आया, मैंने कहा सक्षम व्हाट इज योर नेम? सर सक्षम। व्हाट इज योर एज? इतना। बेटा व्हाट इज योर फादर नेम? व्हाट इज योर मदर नेम? आप लोगों की एज क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने क्या कुछ पढ़ रखा है? आप कौन सी क्लास में हो? आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? आपका रेजिडेंस कहाँ पे है? मतलब ये सारी बातें अगर मैं पूछ रहा हूं इससे, तो इसका मतलब ये जो डेटा है ना, ये कौन सा है? प्राइमरी नेचर का। क्योंकि प्राइमरी डेटा का मतलब होता है वो डेटा जो कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ।
बात समझ में आई? जो डाटा बेटा जी मार्केट के अंदर पहले से अवेलेबल नहीं होता ना, उस डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। समझ में आया? अब देखो हम लोग बात करें, अच्छा उसके बाद अभी डाटा की मैं बात नहीं करूंगा, सोर्सेस की बात करते हैं। देखो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सोर्सेस? प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है ऐसा सोर्स जिसका कोई भी ओरिजिन नहीं होता, जिसको बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सोर्स। और सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे सोर्सेस जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के, लाइक गवर्नमेंट, एनजीओ हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सारी जगहों से बेटा हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से आप लोगों को और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग अपने हाईलाइटर निकाल लो और मेन मेन जो चीजें मैं आप लोगों को बताता चलो ना, और आप लोगों को हाईलाइट कराता चलो, बस वही वही रीडिंग लेनी है, फालतू और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से। ठीक है, लो जी। अब यहां से आप लोगों को और कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए जी, अब यहां से ये पढ़नी है ये लाइन। ये देखो बेटा जो येलो हुआ हुआ है, कह रहे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन इन ए क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टेटिस्टिकल स्टडी। देखो बिल्कुल आसान हो गया ना। क्या कह रहा है? कह रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। क्या मतलब था ओरिजिन का? बिल्कुल जीरो लेवल से जो डाटा को कलेक्ट किया गया हो, मतलब जो डाटा मार्केट के अंदर पहले से अवेलेबल नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली अपना प्राइमरी सोर्सेज बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां से आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब क्या होता है? कह रहे सेकेंडरी सोर्सेज, मुझे यहां से पढ़ना शुरू करो। कह रहे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन डाटा फ्रॉम सम एजेंसी, सम इंस्टीट्यूशन already happens to have collected the surveys. It does not offer the first hand information related to your statistical study. You are relied on the information which is already existing. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी? अपना सेकेंडरी सोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सोर्सेज। समझ में आया? जैसे मान लीजिए अब आप लोग ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 बच्चों से पढ़ते हो, ठीक है जी, और मुझे ना इन 50 के 50 बच्चों का डाटा चाहिए, तो मैं फटाफट से डीवी स्कूल में गया, गोपाल स्कूल में गया, इंडस स्कूल में गया, मैंने कहा मैम, मैंने कहा सर, मुझे ना इन बच्चों का प्लीज आप लोग मुझे डाटा बता दीजिए, डाटा दे दो सारा का सारा। तो बताओ क्या ये डाटा मैंने तुम लोगों से कलेक्ट किया है क्या? नहीं, ये मैंने स्कूल से लिया, ये डाटा मैंने आप लोगों के इंस्टीट्यूशन से लिया है। तो इस डाटा को आप लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सोर्सेज बोलते हैं। समझ में आया? तो प्राइमरी सोर्सेज कौन से होंगे? जिनको ओरिजिन से लिया गया हो। सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होंगे? जिनको हम लोग किसी दूसरे दूसरे एजेंसी से, किसी और इंस्टीट्यूशन से वहां से उठाया। क्लियर हो गया? यहां तक की बात है। आगे अब बेटा हम लोग बात करते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की बात करें। दो वर्ड्स बेटा हमारे सामने आ रहे हैं, कौन कौन से? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। क्लियर हो गया? कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है, देखो ध्यान से, वो सेकेंडरी होता है। देखो कह रहे प्राइमरी डाटा भैया कौन सा होगा? कह रहे डाटा collected by the investigator for his own purpose for the first time from beginning to end are called primary data। क्या बोलेंगे इसको बेटा जी? हम लोग अपना प्राइमरी डाटा का नाम दे देंगे। समझ में आई बात यहां तक की? अब क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग यहाँ पे? कह रहे कि एक वर्ड समझो पहले तो, कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर। क्या वर्ड बोला मैंने यहाँ पे? इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है बेटा वो पर्सन जो बंदा डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग मेरे पास आए, सर हमें ट्यूशन रखनी है, मैंने कहा ठीक है बेटा बैठिए, चाय पानी कुछ लेंगे? तुमने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा लो जी ये एक एडमिशन फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ, ये एडमिशन फॉर्म अपना फिल करो। और उस एडमिशन फॉर्म के अंदर बेटा बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, लाइक आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, मोबाइल नंबर, फादर्स मोबाइल नंबर, मदर्स मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मैंने पूछी। क्लियर हो गया? तो आपने भी क्या किया? वो डाटा को फिलअप करके देन मुझे हैंड ओवर कर दिया, सबमिट कर दिया। इसका मतलब मुझे ये बताइए इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर कौन था? यहां तक बात समझे? मैं कौन हूं? इन्वेस्टिगेटर। और आपने बेटा वो फॉर्म मुझे फिल करके पूरा का पूरा फिल करके मुझे आप लोगों ने दे दिया। तो जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है बताओ जरा, प्राइमरी था या सेकेंडरी था? डाटा था प्राइमरी। समझ में आई बात है? क्लियर हो गया यहां तक की बात? उसके बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो बेटा प्राइमरी डाटा का मतलब क्या हुआ है? एक ऐसा डाटा जो कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। क्या होता है? कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ऑन पर्पस, ऑन पर्पस। समझ में आया? और इस डाटा को बेटा हम लोग हमेशा कलेक्ट करते हैं। हाँ जी क्यों? ये नहीं करना बेटा अपने को, इन द वर्ड्स ऑफ एसल ये नहीं करना, यहां तक करना बस, ओरिजिन तक। ठीक है? ओरिजिन का बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया गया डाटा, मतलब हमने कहीं से कोई चीज पूछी नहीं किसी से भी। ठीक है ना?
ये तो बेटा एक बंदे का नाम है, इसने डेफिनेशन दे रखी है आगे वाली, हमें वो पढ़नी नहीं डेफिनेशन, हमें अपनी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को यहां से लेकर के और यहां तक का याद करना। नहीं, जहां तक पता है वही करना आप लोगों को, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन आप लोगों को लर्न करनी है पूरी की पूरी। ये इन द वर्ड ऑफ एसल नहीं करना। बोल समझ में आया यहाँ तक की बातें सारी की सारी? जल्दी बताइए, पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है यहाँ से, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंडरी सोर्सेज पे, सेकेंडरी डेटाबेस पे। हाँ जी, बताइए जरा कौन सा होता है बेटा सेकेंडरी सोर्स? जो डाटा मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, मतलब एग्जिस्ट होता है पहले से वो डाटा मार्केट के अंदर, लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एजेंसीज, दूसरे इंस्टीट्यूशंस, कहीं से भी आपने डाटा चुराया हो, कहीं से भी आपने डाटा कॉपी किया हो, तो उस डाटा को आप लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली अपना सेकेंडरी डाटा। अब मान लो स्कूल में ना मैडम ने आप लोगों को बोला बेटा असाइनमेंट बना कर लेके आनी है, ठीक है जी, बोल दिया। अब आप लोगों ने क्या किया भाई? बना ली? कहता बना ली भाई, जरा भेजो फटाफट से। भाई एज इट इज आपने क्या करा? कॉपी पेस्ट मार दी, सेम एज इट इज छाप दिया। तो बताना जरा क्या तुमने वो डाटा सेकेंडरी है या प्राइमरी था? सेकेंडरी डाटा था। कई बार ऐसा भी होता है, मैम ने कुछ कॉम को तुम्हें काम वगैरह करने के लिए दिया, मैम ने अपनी मेहनत से करके आना बेटा, अपनी मेहनत से, आप अपना लेवल दिमाग लगाना है। बस कॉपी पेस्ट मारा गूगल से, सारा देखा, तो बताना जरा सेकेंडरी या प्राइमरी? सेकेंडरी डाटा। तो मतलब जो डाटा मार्केट के अंदर पहले से अवेलेबल है वो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। जो डाटा आप लोगों ने खुद कलेक्ट किया है, खुद बनाया है, खुद क्रिएट किया है, उसको आप लोग क्या बोलोगे? प्राइमरी डाटा। समझ में आया? तो पढ़ते हैं सेकेंडरी डाटा का बेटा मीनिंग। देखो कह रहे सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड। क्योंकि आप लोग खुद सोच करके देखो कि जो सेकेंड डेटा होगा बेटा वो तो किसी और ने बनाया हुआ है, वो तो किसी और ने अपने लेवल के हिसाब से बनाया हुआ है। अब एक एग्जांपल से बताता हूं, मान लो अगर आपने किसी से डाटा कोई कॉपी पेस्ट किया है, तो आप लोगों के पास ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनका आप लोग आंसर खुद कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि डाटा आप लोगों को पता ही नहीं है, आपने तो कॉपी पेस्ट मार लिया सिर्फ और सिर्फ। तो उस डाटा के जो क्वेश्चंस है ना वो आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं पता होगा। सेम मैंने भी ऐसे ही किया था। एक बार क्या हुआ, हमारे को अपने हमारे एमबीए के लेवल के ऊपर ना एक ना वो मिलता है, प्रोजेक्ट बनाने मिलता है। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना होता है, कंपल्शन होती है। अब भाई मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, मेरे पास टाइम था नहीं बनाने का। अब मैंने क्या किया, 1000 रुपए दिए, बाहर से परचेज कर लिया, इतनी मोटी फाइल मैंने परचेज कर ली। अब जब मैं वो देने के लिए सबमिट कराने के लिए गया, तो वहां पे जो बैठा हुआ था कहता सर इसका आंसर बताइए क्या है ये। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं भाई, मुझे क्यों नहीं पता था बताओ जरा मुझे? क्योंकि मैंने वो क्रिएट ही नहीं किया था, मैंने बनाया था, मैंने लिखी थी वो चीज। अगर मैं लिखता तो मुझे पता होता कि हाँ भाई क्या करना है, कैसे करना है, काम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बट जब मैंने हाँ अब आप प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, आपका वाइवा तो होगा। अब वाइवा के अंदर क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। अब जो फाइल आपने बनाई है वाइवा उसी में से होता है। जब मैंने बनाई नहीं, मुझे पता ही नहीं, तो मैं आंसर कैसे कर पाऊंगा उस चीज का? बस नंबर उन्होंने पासिंग में से लगा दिए, 40 में लगा दिए, 100 में से 40 नंबर लगा दिए, पास कर दिए, बात कर दी। समझ आया? बाकी बच्चों के जो जिन्होंने खुद मेहनत कर रखी थी उनके 80 मार्क्स लगे, 90 मार्क्स लगे। बट जिन्होंने कॉपी पेस्ट मार रखा था उनके 40 मार्क्स लगे। ऐसे एक थोड़ा ना था, ऐसे एक थोड़ा ना थे। 55 बच्चों में से 50 ऐसे थे जिन्होंने कॉपी पेस्ट मार रखा था। है ना? हाँ, समझ में आया सेकंड? हाँ जी। सर इसमें ये लिख रखा है, पहले वाले में तो ये लिख रखा था ऑन पर्पस के लिए, इसमें अदर पर्पस क्यों लिख रखा है अपना? अदर पर्पस का बेटा मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आप लोग से डाटा कलेक्ट किया, मैं तो अपने ट्यूशन के हिसाब से कलेक्ट किया डाटा। मान लो अगर आप लोग स्कूल में जाएंगे तो बताना स्कूल की इन्फॉर्मेशन ज्यादा होंगी या थोड़ी होंगी या कम होंगी या कैसी होंगी, बोलो। अगर स्कूल वाले मेरे पास आएंगे, सर ये बच्चा ना ट्यूशन आपके पास पढ़ता है, इसका डाटा दे दो। अब तो क्या डाटा उनके काम जरूरी है कि उनके काम का होगा वो डाटा? जरूरी तो नहीं है। ठीक है इसलिए हर एक पर्सन अपने डाटा को बेटा अपने हिसाब से कलेक्ट करता है। अब मुझे, अब बताओ मैं वहां पे लिख दूं आपके पापा का आधार कार्ड लाओ, मम्मी का आधार कार्ड लाओ, अरे मुझे क्या जरूरत है भाई? बट स्कूल वाले तो आपसे लेंगे, लेंगे ना, तो इसलिए उनके डेटा उनके लिए डेटा जरूरी है, बट मेरे लिए डेटा जरूरी नहीं है। तो जब भी कोई पर्सन डेटा को बेटा कलेक्ट करता है ना, तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लेता है हमेशा। भाई जितनी चीजें मुझे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है मैं उतनी चीजें आप लोगों से ले लूंगा, दैट्स ऑल। समझ में आई बात है? क्लियर हो गया? आगे सुन। अब बेटा जी एक क्वेश्चन में आप लोगों का ये जो डिफरेंस है ना ये तो पक्का आएगा ही आएगा। क्या है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, देखो जी सबसे पहला नंबर है ओरिजिनलिटी का डिफरेंस। आप लोग मुझे बताइए ओरिजिनलिटी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनलिटी उसमें लेस। बोलो सोच के देखो। ओरिजिनलिटी का बेटा मतलब होता है कि डेटा कितना ओरिजिनल है,
डेटा कितना आप लोगों का बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है? आप मुझे बता लो, क्योंकि प्राइमरी डेटा जो होता है वो आपने खुद कलेक्ट कर रखा है। जो डेटा बेटा मैंने खुद कलेक्ट कर रखा होता है, मुझे पता है कि हाँ ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद क्रिएट कर रखी है, खुद बना रखी है। हाँ या ना? अब सोच के देखो, प्राइमरी डेटा बेटा क्या होगा आप लोगों का? ज्यादा ओरिजिनल, बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। उसके बाद अगेन द सेकेंड डेटा हैज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर आर नॉट ओरिजिन। जरूरी नहीं है ओरिजिनल, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मजबूरी है। ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? समझ में यहाँ तक की बात? सेकंड पे आप लोगों को डिफरेंस आता है, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब होता है? देखो, ऑब्जेक्टिव का बेटा मतलब होता है एक प्री प्लान्ड तरीके से किया गया। अब जैसे मान लो मुझे पता है कि अगर आप लोग यहाँ पे कोई बच्चा ट्यूशन पे एडमिशन लेने के लिए आता है, तो हो सकता है अगर कोई ऐसा बच्चा निकल जाए, फ्रॉड निकल जाए, इसलिए हम लोगों को डाटा लेना जरूरी है। बताओ, मेरा तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है ना। अब क्या हर एक बंदे का डाटा लेने का ऑब्जेक्टिव सेम होता है या अलग अलग होता है? सोच के देखो। हाँ या ना? अलग अलग होता है। अब मान लो मैंने ना कुछ अपने पास गर्ल्स हैं, अपन ने क्या किया, उनका डाटा मैंने कलेक्ट कर रखा था। डाटा मैंने कलेक्ट कर रखा था, तो बताओ मेरे लिए डाटा वो प्राइमरी था या सेकेंडरी था? मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? अगर कोई ऐसी परेशानी बच्चा कोई खड़ी कर देता है या कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो उनके पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाए। हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसा ही था। अब मान लो अपनी क्लास में एक लड़का है, कहता सर मुझे ना एक बार फॉर्म चेक करने हैं। उसने क्या किया, लड़ाई साहब लड़कियों के नंबर निकाल लिए और नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और बंदे फोन करना शुरू कर दिया। अब सोच के देखो, सेकेंडरी डेटा का क्या पर्पस सेम था या अलग अलग था? हाँ या ना? बात समझ में आई? सोच के देखो, प्राइमरी डेटा का मतलब क्या हुआ? डेटा ओरिजिनल भी है, और प्राइमरी डेटा का बेटा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट होता है। भाई मेरा मेन ऑब्जेक्टिव प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का ये था। बट जरूरी नहीं है कि जो बंदा सेकेंडरी डेटा उठा रहा हो ना, हो सकता है वो कुछ ना कुछ गलत काम करने के लिए उठा रहा हो, सिर्फ वो डेटा अपने पास रखने के लिए उठा रहा हो। अब तुम्हें एक एग्जांपल और बता देता हूँ तुम लोगों को मैं। पहले पॉइंट पढ़ो क्या लिखा होगा। हाँ जी। क्यों? उसने तो मेरा कॉपी पेस्ट मार दिया। हाँ, तो उसका थोड़ा ना, वो नंबर तो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था ना, मेरे पास था ना, वो लिया तो उसने मेरे से ही है, तो इसका मतलब जो उसने मेरे से लिया है ना, तो सेकेंडरी डेटा पर। पहले पढ़ो एक बारी। कह रहे प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू द इन्वेस्टिगेटर। दीज डेटा देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न्ड स्टडी। अब जैसे तुम लोगों को मैंने जो जिस पीडीएफ से तुम लोगों को पढ़ा रहा था, वो डाटा मैंने खुद नहीं बना रखा था, वो डाटा क्रिएट कर रखा था, कहीं से किसी का था। अब सोच के देखो, मुझे ना बहुत दिक्कत हुई थी उसको पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि वो किसी और ने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से बना रखा था, बट मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल है वो ये नहीं था। अब इसका मतलब मैंने मुझे लग रहा था कि यार मैं इसको किसी और तरीके से बनाऊं, किसी और तरीके से रेडी करूं। अब मुझे उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़े थे। क्या प्राइमरी डेटा के अंदर आपको कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, क्योंकि आपने खुद बना रखा है, आपको पता है काम कैसे करना है। लेकिन सेकेंडरी डेटा पहले से मार्केट में क्या होता है, अवेलेबल होता है, उसके अंदर आप लोगों को कहीं ना कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया? सेकेंडरी के अंदर आप लोगों को एडजस्टमेंट करनी है, बट प्राइम डेटा के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट करने की आपको नीड नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। क्या मतलब है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन? सोच के देखो। अब सोच के देखो, जब एक बंदा हर एक के घर घर में जाके डाटा कलेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेटर यानी कि प्राइम डेटा, तो कॉस्ट कहां पे ज्यादा आएगी? प्राइमरी में, सेकेंडरी में? प्राइमरी में। सेकेंड डेटा का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बड़ी इजीली मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट वाला काम था वो तो। हाँ या ना? आप लोग 2000 में, 4000 में, 3000 में आप लोगों को बना बना डेटा मिल जाता है, सारा का सारा उठा लो, कुछ भी ले लो। समझ में आई बात है? तो इसका मतलब बेटा, अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की, तो कह रहे प्राइमरी डेटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व देन द सेकेंडरी डेटा। दिस इज बिकॉज प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड for the first time and their source of origin. Second data is simply collected from the published and unpublished reports. According to these much are less expensive. समझ में आई यहां तक की बातें? तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों का बेटा ये कंफर्म है, प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड डेटा। कंफर्म क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स। ये तो पक्का आएगा ही, ये तो दिमाग में डाल के रख लो, ये क्वेश्चन तो आना ही आना। समझ में आई बात यहां तक की? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी अपने कि डेटा को कलेक्ट करने के अपने पास मेथड्स कौन कौन से हैं। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में यहां से भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द मेथड्स? लो नहीं, इंपॉर्टेंट है। लो टॉपिक का नाम बताओ फटाफट से, क्या है?
मेथड्स या फिर मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर है? देखिए बेटा जी, हमारे पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड अपने पास टोटल? 3। सबसे पहले वाले मेथड को बेटा हम लोग बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यूज। क्या नाम है? पर्सनल इंटरव्यूज। दूसरे को बेटा हम लोग एक नाम देंगे इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड स्केड्यूल्स। और तीसरे को बेटा हम लोग बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज। ये तो मेन 3 अलग अलग सब पार्ट्स हो गए। अब इनके अंदर क्या क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। नई बुक नहीं है ना पर आपकी बेटा, पुरानी होगी, कोई बात नहीं। यहां देखो, हाँ जी, जरा चेक करके बताओ, सोच के देखो फटाफट से। पर्सनल इंटरव्यूज, सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड स्केड्यूल्स, थर्ड वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यूज। इतनी बातें समझ में आई है? अब यहां पे देखो ध्यान से, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वर्ड में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है बेटा ऐसा मोड जिसके बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, सोच के देखो क्या करने वाले हैं, खुद जा करके डेटा को कलेक्ट करेंगे। मैं इसको अंदर आप लोगों को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। देखो, फर्स्ट नंबर वन इज पर्सनल इंटरव्यूज। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को टोटल आएंगे 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट आए हैं? 3। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एंड थर्ड नंबर विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कोरस्पोंडेंट्स। लोकल सोर्सेज एंड कोरस्पोंडेंट्स। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स। अब इसके अंदर बेटा सब 2 पार्ट्स आ गए। फर्स्ट वन इज मेलिंग मेथड या मेलिंग सर्वे, ये इसको बेटा हम लोग क्वेश्चन मेथड भी कह देते हैं। क्या बोलेंगे? क्वेश्चनियर मेथड। हाँ, लिख लो। सेकंड नंबर वन इज एनुमरेटर्स मेथड। क्या बोलेंगे इसको? एनुमरेटर्स मेथड। अभी मैं आप लोगों को सारी बातें डिटेल में बताता हूँ। इससे पहले बेटा जी मैं आप लोगों को ना कुछ वर्ड्स बता देता हूँ जो आप लोगों के काम आने वाले हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेटा जी पहला वर्ड आप लोगों के सामने आता है, एक वर्ड जिसका नाम होता है इन्वेस्टिगेटर। ये तो आप लोगों को पता लगी क्या होगा, क्या मतलब होता है इन्वेस्टिगेटर का? बताइए क्या होता है मतलब इन्वेस्टिगेटर? वो कुछ सारी डिटेल्स दूसरा वर्ड रिस्पोंडेंट्स। नहीं, रिस्पोंडेंट यानी सिलेंडर वाला नंबर 3, बता रहा हूं सारे के सारे पॉइंट्स, एनुमरेटर्स। इंस्टिगेटर जो अब बात को बड़े ध्यान से सुना बेटा। इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या? वो पर्सन जो खुद डेटा जाकर के कलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के घर पे आया, हाँ जी बेटा नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मेरे को ना गवर्नमेंट ने कहा, जींद के मेरे को एमएलए साहब ने कहा, रजत सर मेरे को टोटल पूरा का पूरा जींद का डाटा कलेक्ट करके दिखा दो फटाफट, जल्दी जल्दी। मैं आपको 2 महीने का टाइम देता हूँ। तो मैं भी लग गया, फटाफट जुट गया। मैं भी, मैं घर में गया, मैं तांगा चौक में गया, पड़ा चौक पे गया, सफीदो गेट पे गया, झांझ गेट पे गया, पड़ा यहाँ गया वहां गया, मतलब हर एक से डाटा जा जाके मैंने क्या किया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बोलो यस सर। अब ये बताओ इसके अंदर बेटा जी मैंने क्या किया, एक एक बंदे के मैं घर पे गया हूं कि नहीं गया, सोच के बताओ। यस सर। अब एक एक घर में जाकर के गया, मान लो मैंने अंशु से पूछा, मैंने कहा जी बेटा आपका नाम क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका ये क्या, आपका वो क्या, डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया। तो बेटा जी इस केस में मैं कौन हूं? मैं हूं इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का मतलब वो पर्सन जो खुद जाकर के बेटा डाटा को कलेक्ट करता है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बेटा वर्ड क्या है? रिस्पोंडेंट्स। बेटा रिस्पोंडेंट का मतलब होता है वो पर्सन जिसने डाटा समझाया है, जिसने डाटा बताया है। मतलब जैसे मान लो मैं आप लोगों से क्वेश्चन को पुट अप कर रहा हूं, तो मैं तो कौन हूं? इन्वेस्टिगेटर। आप कौन है? जो मुझे डाटा बता रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, तो आप लोग क्या बन जाएंगे? रिस्पोंडेंट्स। क्या बन जाएंगे? रिस्पोंडेंट्स बन जाएंगे। थर्ड, रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस टाइप से, उसको मैं क्या बोलूंगा? रिस्पोंडेंट बोलेंगे। थर्ड नंबर बेटा जी आप लोगों के सामने एक बात आई है जिसको मैं क्या कहूंगा? एनुमरेटर। एनुमरेटर का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात। इसको ना आप लोग ऐसे लगा लेंगे, चलो एनुमरेटर मतलब बेटा हेल्पर। ठीक है आप क्या नाम है? हेल्पर कह सकते हो इसको तुम लोग। जैसे मान लो मैं अकेला पूरे जिनका डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ क्या? सोच के देखो, अकेला बंदा नहीं भाई। अब मुझे किसी ना किसी की हेल्प तो नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे कहा, अरे सर हम आपको डाटा कलेक्ट करने के 50 लाख रुपए देते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, 50 लाख अब तो मिलने ही मिलने हैं मेरे को, कल तो मैं पागल हो जाऊंगा यार। तो मैंने फोन किया, हेलो सक्षम भाई क्या मेरा साथ देगा? कहता सर क्या हुआ बताओ। मैंने कहा यार तू पटियाला चौक पे डाटा कलेक्ट कर लियो, मैं जांजगीर पे डाटा कलेक्ट कर लूंगा। अपना प्रियांशु को लगा लेते हैं, वो तांगा चौक में कलेक्ट कर लेगा, इसको लगा लेते हैं वो सफेद विकेट पे कर लेगा। वहां पे हम लोग अपने एरियाज को बांट लेते हैं। हाँ या ना? अब बताओ आप लोग किसके अंडर काम कर रहे हो? मेरे अंडर काम कर रहे हो। इसका मतलब आप लोग कौन हो? मेरे हेल्पर हो, मेरा स्टाफ हो। तो बेटा स्टाफ को मैं क्या कहूंगा? बेसिकली एनुमरेटर। मतलब मेरे बिहाफ पे डाटा कौन कलेक्ट करके आ रहा है? आप लोग कलेक्ट करके आ रहे हैं, तो उसको मैं क्या कहूंगा? एनुमरेटर्स कहूंगा।
समझ में यहाँ तक की बात है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, मेनली जो हमारे पास मेथड आएंगे ना वो कितने हो गए, पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, चौथा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स के अंदर क्या क्या आएगा पॉइंट, मेलिंग मेथड एंड एनुमरेटर्स मेथड, और लास्ट वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। समझ आ गया, सिर्फ ये पॉइंट अपने पास सारे के सारे। हाँ जी बिल्कुल। अब एक एक पॉइंट करके आप बस सारा देखेंगे और आप लोगों को ना सारे पॉइंट हाईलाइट करने हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें देखो, क्या मतलब डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन का, ध्यान से जैसे एक एग्जांपल से मैं बात करता हूं आप लोगों के पास। जैसे मान लो ये आप लोगों से एक चौराया है, ठीक है जी, और ऐसे चार गलियां निकल रही हैं भाई, लो जी, चार गलियां निकल रही हैं, और ना यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी फैमिली, नन्हे मुन्ने बच्चे, मियाँ बीबी, बच्चे सब यहाँ पे इंक्लूड हो गए इस फैमिली के अंदर, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। अब मैं यहाँ खड़ा हूं, लो जी मैं अपना थोड़ा सा वो चेंज कर लेता हूँ, कॉस्ट्यूम, लो भाई मैं कौन सी कॉस्ट्यूम वाला हूँ, ग्रेट कॉस्ट्यूम वाला हूँ। क्या हुआ, मैं फटाफट से भाग भाग के इस वाली फैमिली के पास गया। मैंने कहा हाँ जी सर, ये रमेश है, ये सुरेश है, ये इसकी बीवी है, ये इसका बच्चा है। तो मैंने सबसे जाकर के डाटा को करेक्ट कर लिया, डाटा इनसे कलेक्ट कराया, फिर फटाफट से बैक आया, मैं बैक आया, यहाँ से मैं इधर भागा फटाफट से, मैंने यहाँ पे सबसे डाटा कलेक्ट किया, मैं वापस फिर बैक आया, फिर मैं यहाँ पे गया, फटाफट से सबके घर डाटा कलेक्ट किया, मैं फिर वापस आया, मैंने एक एक बंदे से फिर डाटा कलेक्ट किया। तो कहने का मतलब आप सोच के देखो बेटा, क्या मैं डायरेक्टली पर्सनल सभी लोगों से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। मान लीजिए मैं घर पे आया, मान लो आप लोग तीनों परिवार के मेंबर्स हैं, ठीक है जी, तो मैंने अंशुल से सबसे पहले मैंने कहा अंशुल हाँ जी, आपका नाम क्या है, आपका फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फलाना ढिंगाना, आपसे एक एक बात मैंने पूछी। मैंने कहा आप साइड हो जाइए, फिर अंशु जी आप आ गया, ये आपका ये क्या है, वो क्या है, फलाने क्या ढिंगाना क्या है, आपसे काम हो गया, आप जाइए। सक्षम जी आप आइए, ये क्या है, वो क्या है, फलाने क्या ढिंगाना क्या है, आपसे पूछा, देन साइड। बताओ क्या मैंने हर एक से पर्सनल इंटरेक्शन किया या नहीं किया, सोच के। हाँ है ना। तो बेटा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है ऐसा मेथड जहां पे आप लोग डाटा को कलेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन लेकिन पर्सनली, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट, और आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट हो रहा है आप लोगों के बीच। अब देखो बेटा जी डेफिनेशन आप लोगों की क्या कहती है, ये देखिए, कह रहे थे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। यहां तक समझ में आया। In other words, the investigator establishes direct relation with the persons from whom the information is to be obtained। बस यहीं तक आप लोगों को लर्न करनी है, बस समझ में आया। यहां तक आप लोगों को बेटा यहां से स्टार्ट करके उसको यहां पर आप लोगों को एंड करना है, समझ में आया। अब सोच के देखो, अगर मैंने हर एक बंदे से बेटा डाटा मिलकर के क्लिक किया, तो क्या इस डाटा के अंदर कोई कमी पेशी लग सकती है क्या, नहीं, क्यों, यस क्योंकि डाटा मैंने खुद जाकर के पर्सनली कलेक्ट किया है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, अब देखो, अब देखो इस सुटेबल कहां पे होगा, सोच के देखो ये कहां पे बेनिफिशियल है, सोच के देखो। हाँ जी, कहां पे ये डाटा इंपॉर्टेंट है, सोच के देखो बेटा, लर्न नहीं करने हैं सिर्फ समझने हैं। सोच के देखो ये डाटा कहां पे सुटेबल है, दिमाग लगाओ। अच्छा मान लो एक एरिया बहुत बड़ा है, इतना बड़ा एरिया भाई सब, जहाँ पे जाना आना बहुत मुश्किल काम है यार, क्या वहां पे ये वाला मेथड काम करेगा, हर एक बंदे से जाकर के मिलना, ये करना नहीं। मतलब कह रहा दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज सुटेबल पर्टिकुलरली व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड या फिर नॉट वेरी लार्ज। अगर डेटा आप लोगों का बहुत बड़ा नहीं है तो आप लोग डेटा को बड़ी इजीली कलेक्ट कर सकते हो बाय था वे ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एक एक बंदे से जाकर के मिलो, बातचीत करो। मान लो मैंने आप लोगों को 2 दिन का टाइम दिया और 1000 बंदा है डाटा कलेक्ट करने का, और एक ही बंदे से जाके मिलने का काम हो जाएगा क्या, नहीं होगा भाई, मतलब ही नहीं है। एक एक बंदे से अगर तुम लोगों को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो एक एक बंदे से जाकर के मिलना, उससे बात करना, उससे पूछना नहीं हो पाएगा। समझ में आया। अब देखो कह रहे ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड। भाई अगर आप चाहते हो कि डाटा तो मुझे ओरिजिनल ही चाहिए, मुझे 1% की बायसनेस नहीं चाहिए, तो भैया आपको तो फिर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी ही करनी पड़ेगी, मजबूरी है आप लोगों की फिर। समझ में आया। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भैया मुझे तो डाटा को सीक्रेट रखना है, तो आप खुद जाएंगे, एक एक बंदे से मिलेंगे। अगर आप लोग किसी आस पड़ोस से पूछोगे तो बात फैलेगी कि नहीं फैलेगी, यस। तो आप लोग किसी को भी बताना नहीं चाहते, तो आप खुद पास से जाएंगे, डाटा को क्लिक करेंगे, देन वापस कनेक्ट करके ले आएंगे। कह रहे एक्यूरेसी ऑफ डाटा ऑफ
ग्रेट सिग्निफिकेंस क्या मतलब है? हाँ जी, डेटा बेटा आप लोग ये चाहते हैं कि डेटा बिल्कुल जो कलेक्ट हो रहा है ना वो बिल्कुल क्या हो, एक्यूरेट हो, मतलब उसके अंदर से 1% की भी कोई कमी पेशी निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है, कह रहे हैं व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स इज रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हो कि भैया मैं तो इस बंदे से पर्सनली मिलूं, बातचीत करूं, तो इसका मतलब आप लोग उस केस में क्या चाहते हो भैया, डाटा को कौन सा सुटेबल क्या होगा आप लोगों का, व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स इज रिक्वायर्ड। समझ में ये बात यहां तक की। अब इस सुटेबिलिटी के अंदर आप लोगों को मैं 4 पॉइंट बता रहा हूं जो आप लोगों को लर्न करने हैं। पॉइंट नंबर 1 ए वाला याद कर लेना, सेकंड याद कर लेना और थर्ड याद करना। 3-3 पॉइंट सफिशिएंट है सभी के याद करना। चारों के में से एक का याद कर ले, बाकी सारे पॉइंट्स आप लोगों को इजीली बन जाएंगे। ठीक है, कैसे बन जाएगी? हाँ। अब आती है आप लोगों के पास ओरिजिनलिटी, सॉरी मेरिट्स। क्या मतलब होता है बेटा मेरिट्स का? इसके बेनिफिट क्या क्या भाई? सबसे पहला बेनिफिट तो डेटा ओरिजिनल है, डेटा एक्यूरेट है, ये तो हर एक में कॉमन वर्ड्स बनेंगे आप लोगों के। डेटा ओरिजिनल है, डेटा एक्यूरेट है, डेटा रिलायबल है। अच्छा क्या मतलब होता है बेटा रिलायबिलिटी का? वर्ड में रिलायबल, बेटा रिलायबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य डेटा, विश्वास करने योग्य। क्या बोलेंगे? विश्वास करने योग्य डेटा। ठीक है जी। तो डेटा रिलायबल होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है भाई, अगर तुमने खुद डेटा कलेक्ट कर रखा है, अगर तुम अपने आप पे विश्वास नहीं तो मतलब किसी पे विश्वास तुम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो डेटा क्या होगा? ओरिजिनल होगा। डेटा क्या होगा? एक्यूरेट होगा। डेटा क्या होगा आप लोगों का? रिलायबल होगा। उसके बाद इसको बेटा आप लोगों को ना मैं याद करा देता हूं एक पॉइंट से। पहले फोर्थ पॉइंट देखो, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्या मतलब बेटा यहाँ पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन? ऑब्वियसली बात है, आप लोग जब डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे तो जो भी उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग कलेक्ट कर ही लोगे। बट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है बेटा? जब हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ना तो हमेशा डेटा क्या होता है? यूनिफॉर्म में होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे मान लो एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, फैमिली वालों 3 पर्सन। ठीक है जी। अब मान लो ऐसा नहीं होएगा, इस बंदे से तुम पूछ रहे हो आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, 3 से आपने ये चीज पूछी। चौथे बंदे से पता है क्या पूछ रहे हो आप? दूसरे बंदे से पता है क्या पूछ रहे हो? हाँ भाई तू ये बता दे तेरी क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंडफादर का बताओ क्या नाम है, तेरी इनकम बताओ क्या है, तेरे बच्चों के नाम बता क्या है। ये नहीं होना चाहिए, मतलब डेटा सभी के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम। मतलब जो क्वेश्चन आपने एक बंदे से पूछा है ना वही सेम दूसरे से, वही सेम क्वेश्चन तीसरे से पूछना चाहिए। डेटा हमेशा कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म नेचर का होना चाहिए। क्लियर हो गया? पांचवा पॉइंट, वर्ड में इलास्टिक। क्या मतलब इलास्टिक का? बेटा इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेबल इन नेचर। क्या मतलब होता है? चेंजेबल इन नेचर। मतलब अगर आप लोगों को कोई चीज चेंज करनी पड़ भी गई ना या कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ गई तो ये बड़ी इजीली कर सकते हैं। अब एक बात बताओ जरा यार, मान लो जब आप लोगों के आधार कार्ड बने थे, पर्सनल कांटेक्ट हुआ था हर एक बंदे का, हर एक के फिंगरप्रिंट्स लगे थे, हाँ या ना? बताओ जरा, हर एक की आईज वाली वो मशीन लगाई गई थी जिसमें आईज वगैरह वो प्रॉपर रखी गई थी उसके अंदर, हाँ या ना? फिंगरप्रिंट तो याद होगा वो रखे गए थे। अब इसका मतलब सोच के देखो, डेटा इलास्टिक का क्या मतलब है यहाँ पे? सोच के देखना जरा। अब मान लो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ गलत चल गई उसके अंदर, तो क्या चेंज करा सकते हो कि नहीं करा सकते? मतलब एडजस्टमेंट पॉसिबल है ना? तो जहां पर बेटा एडजस्टमेंट पॉसिबल होती है ना उसको हम लोग कौन सा डेटा बोलते हैं? इलास्टिक डेटा बोलते हैं। कौन सा बोलेंगे? इलास्टिक डेटा। समझ में आ गई यहां तक की बात है? अब इसके डीमेरिट्स क्या क्या होंगी बताओ जरा। इसके डीमेरिट्स, डीमेरिट का मतलब क्या है? इसके नुकसान, भाई नुकसान क्या क्या होंगे, इसके लिमिटेशंस क्या क्या होंगी? सोच के देखो, एक तो बड़े एरिया को कवर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि एक बंदा कहाँ कहाँ जाएगा, एक एक बंदा किस किस से जाके मिलेगा, क्या क्या डेटा कलेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होएगा, बायसनेस भी होएगा और लिमिटेड कवरेज रखेगा। कोई पॉइंट है? पर्सनल बायसेस का बेटा मतलब होता है, जैसे मान लो तू मेरा बहुत बढ़िया फ्रेंड है, तेरे को कोई दिक्कत परेशानी थी, अगर वो दिक्कत परेशानी तेरे में डेटा में लिख देता ना तो तेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तो मैंने क्या किया, तो मेरा पर्सनल भाईचारा अपना दो, एक काम करता, मैंने चीज दिखाई ही नहीं, हाँ है ना? अब तुम लोगों के बात तो बता देता हूँ। तो पता है वो आधा वो बनते हैं राशन कार्ड, यस सर। पीला येलो राशन कार्ड होता है, ग्रीन राशन कार्ड होता है, गुलाबी राशन कार्ड होता है, तुमने सुने होंगे। क्या फायदा है इसका, क्या बेनिफिट है इनके? तुमने सुना होगा बेटा ग्रीन वाले पे येलो वाले पे वो मिलती है आप लोगों को आटा चीनी दाल डिपो वगैरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सुना हुआ ये बड़े नहीं सुने हुए? नहीं सुने हुए? ओके, सुना हुआ तो मैं बताता हूँ। मान लो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि सर
आप लोग जाकर के ना मिस्टर प्रियांशु का रिकॉर्ड चेक करके आओ, क्या ये येलो राशन कार्ड की कैटेगरी में आता है? अब येलो राशन कार्ड की कैटेगरी का पता सिस्टम क्या था? भाई आपकी इनकम 1 लाख से बिलो होनी चाहिए। हाँ जी। और आपके घर में आपकी जो पर्सनल एसेट्स है ना, लाइक टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, ये बहुत कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ है ना, ये होता है बेटा। इसका मतलब पता है क्या? अब मान लो आपके घर में आटा, ये टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर सब है यार, तो क्या आपकी इतनी औकात नहीं, आप रोटी कमानी खा पाओ? बता, तब भी गवर्नमेंट से आके मांगोगे आप लोग उसको। अब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे सक्षम है, सक्षम ड्यूटी लगाई गई, सक्षम की ड्यूटी लगाई गई, सक्षम भागा भागा गया, सक्षम का दोस्त था प्रियांशु, अब गया। आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, ये कौन है अपना? सक्षम। ये कौन है अपना? सक्षम। अब सक्षम बड़ा अपना पक्का दोस्त प्रियांशु का, भाई साहब, हाँ है ना। और इसने क्या लिख दिया उस फॉर्म के ऊपर? हाँ भाई, ये तो बड़ा ही गरीब आदमी है, इसके पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसकी कमा बंदा रहा है 10 लाख रुपए, लेकिन लिख दिया भैया ये तो सिर्फ 80,000 रुपए कमाता है। तो सोच के देखो, क्या मैंने पर्सनल बाइजनेस किया या नहीं किया? समझ में आई बात क्या होता है बस मतलब पर्सनल बाइजनेस का? क्लियर हो गया? तो बताओ, अगर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो क्या ये पर्सनल बाइजनेस इजी है या नहीं है? समझ में आया? यहां तक वर्डिंग क्लियर हो गई है? क्या बोले मैंने वर्ड्स? पक्का क्लियर हो गया वर्ड? 100% गारंटी के साथ? ओके। कई बार तुमने ऐसा भी देखा होगा, चलो बाद में बात करेंगे फिर। बता नहीं नहीं नहीं, रहने दो, हंसोगे यार तुम बड़ा। कौन नहीं समझ अगले पॉइंट में बता दूंगा मुझे। हाँ, तो ये समझ में आया कि अच्छा कॉस्टली क्यों होता है ये कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि भैया एक बंदा इन्वेस्टिगेटर इतना सारा डाटा कलेक्ट करेगा, भाई साहब, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो पर डे एक बंदा काम कर रहा है यार, उसको हम लोग 1,000 रुपए पर डे के दे रहे हैं काम करने के। मान लो महीना पूरा काम किया, कितना हो गया? 30,000 रुपए। क्या एक महीने में सबका डाटा कलेक्ट हो जाएगा? मतलब ही नहीं भाई साहब, जिनका डाटा कलेक्ट करके दिखा दो एक महीने के अंदर तुम लोग, मतलब ही नहीं। लाखों बंदे जहां पे हो यार, कलेक्ट होना पॉसिबल है क्या एक महीने में डाटा एक बंदे से? मतलब ही नहीं। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को? क्लियर है? हाँ जी। अब हम लोग आगे बेटा सेकंड पॉइंट पे, जिसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूं। मान लीजिए एक परिवार के अंदर ना, मैं आप लोगों को इसका एक केस ले लेता हूं पूरा का पूरा। लो जी, फॉर एग्जाम्पल ये एक फैमिली है, और इस फैमिली में अंदर बेटा आप लोगों के ना टोटल 4-5 लोग रहते हैं। ये हो गए हमारे फादर, ये हो गई मदर, और ये हो गया अपना सक्षम, और ये हो गया अपना भाई प्रियांशु। हाँ, 4 लोग हो गए फैमिली में, हाँ या ना? मम्मी पापा और 2 भाई। क्लियर है? अब क्या हुआ, मैं आया, मैंने कहा हाँ जी घर में कोई है? उन्होंने कहा हाँ जी सर है, बताइए। आए हम लोग भागे 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 भागे, इधर आ गए। हमने आके पूछा, दरवाजा खटखटाया, हाँ जी सर कोई है? उन्होंने कहा हाँ जी सर है। कौन निकल कर आया बाहर? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फादर साहब निकल कर आए बाहर, हाँ जी हम हैं हम हैं हम हैं। कहते हैं हाँ जी सर बताइए क्या काम है? मैंने कहा अच्छा, आप घर के बड़े हैं क्या? कहते हैं हाँ जी सर, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ। मेरे हाथ में क्या था? एक फॉर्म था। मेरे हाथ में क्या था बेटा? एक फॉर्म था, जिसके बाद मुझे क्या करना था? वो सारी की सारी बेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। तो मैंने क्या किया, उस भाई साहब से ना, बताइए सर आपकी फैमिली में कौन कौन है, पहला बंदे का नाम बताओ, दूसरे का नाम बताओ, तीसरे का नाम बताओ, चौथे की डिटेल बताओ, सारी डिटेल्स मैंने। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताओ जरा क्या थी, मैं पूरी की पूरी फैमिली के अंदर, बताओ क्या सबसे मिला हूं क्या? नहीं, मैं सिर्फ एक बंदे से मिला। उस एक बंदे से मिलने के बाद मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी बंदे से ही क्या कर ली? कलेक्ट कर ली। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को बेटा आप लोग क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब जहां पे जाकर के आप लोग हर एक बंदे से मिलोगे नहीं, एक बंदे से ही आप लोगों को अपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी, तो उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। बात समझ में आई? सक्षम की तरफ। फोन की बातचीत भी आ जाएगी हाँ जी, इतनी बात समझ में आई? क्या नाम है? इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। देखो क्या नाम है, पढ़ो।
कह रहे indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the persons regarding whom the information is needed. It is collected orally from other persons who are expected to possess the necessary information. These other persons are known as witness. क्या बोलते हैं बेटा? विटनेस बोला जाता है। समझ में ही बात यहां तक कि नहीं? मतलब डाटा को हम लोगों ने एक बंदे से कलेक्ट नहीं किया, उन्हीं फैमिली के अंदर से ही हम लोगों ने क्या कि एक बंदा था जिसको उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज थी, सारे नाम पता था, ऑब्वियस अपने मम्मी अपनी पत्नी का नाम पता होगा, अपने बच्चों के नाम पता होगा, तो उसी पर्सन ने वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी। समझ में आया? इससे क्या टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? सोच के देखो, बचेगा या नहीं बचेगा? यस। अच्छा, विटनेस तो सर सबूत। हाँ वही तो बेटा। अभी क्या बताओ, डाटा अगर मान लो उसके पति ने दिया है तो मैं क्या मान के काम करूं भाई? जो इस बंदे ने जो चीज डाटा मुझे दिया है वो 100% क्या होगा? ट्रू ही होगा, गलत नहीं है वो डाटा उसने जो दिया है। कैसे देगा? क्यों देगा गलत? अभी तो बता सकता कि मेरी वाइफ अगर 70 साल की, तो कहेगा नहीं मेरे पति तो 40 साल की है, सिर्फ क्यों बताएगा अगला से भाई? समझा? एक चीज सर, अगर मान लो उसका ग्रैंडफादर उसके अपने पोते का डाटा दे रहा हो, ठीक है, indirect और ठीक है, तो ठीक है। गलत क्यों हो सकता है? क्यों गलत क्यों हो सकता है? सदा घर क्या का ही तो पता बंदा है, है? घर का ही तो बंदा है। वो डाटा कब देगा? जब उसको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो वो देगा ही नहीं। कोई ऐसे पॉइंट बना दो जिसमें सारों में एक ही नाम से मैं बता दूंगा, बैठ तो जाओ अभी। हाँ जी, सुटेबिलिटी बताओ। अब बताओ, पहला पॉइंट वहां पे भी आया था ना, वो बताओ ना जरा। वाइड रेंज के लिए सुटेबल था। अब यहाँ पे क्या वो वाइड रेंज के लिए सुटेबल था? क्या नहीं था? पहले वाला डाटा नहीं था, डायरेक्ट ओरल वाला, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं था, बट ये सुटेबल है। क्या द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। वहां पे क्या था? द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली स्मॉल। जहां पे डाटा स्मॉल होगा वहां पे तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यूज करेंगे, जहां पे डाटा लार्ज होगा वहां क्या यूज करेंगे? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड नंबर में कह रहा है, कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट्स। बट वहां पे बट वहां पे क्या था? डायरेक्ट कांटेक्ट जरूरी था। अगर आप लोगों को डाटा एक एक बंदे से डायरेक्ट कलेक्ट करना है तो वहां से आप लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट जरूरी था। किसके बीच में? रिस्पोंडेंट्स के बीच में जरूरी था। इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट, बिल्कुल। अब बताओ जरा क्या लिखा हुआ है। कह रहा था कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस इलिटरेसी। समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जल्द सोच के देखो। कहता कंसर्न रिस्पोंडेंट आर नॉट कैपेबल। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो एक बच्चा है, वो सिर्फ 2 साल का है, 3 साल का है, क्या वो डाटा अपना बता सकता है क्या खुद? ऑब्वियसली बात है, नहीं बता सकता। कहता कंसर्न रिस्पोंडेंट आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। मान लो अगर कोई बंदा अनपढ़ है तो डाटा पता नहीं सकता, इंग्लिश में कोई डाटा लिख रखा है, ऑब्वियसली पता इलिटरेट बंदा है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो नहीं पढ़ पाएगा। तो बताओ डाटा किसको पढ़ाना पड़ेगा? किसी दूसरे बंदे को, या कोई बड़े बंदे को, या पढ़े लिखे बंदे को देना। समझ में आई यहां तक की बातें? क्लियर है यहां तक? बस इसके पॉइंट आप लोग पढ़ोगे स्टार्टिंग वाले सिर्फ 3। क्लियर है? आगे जी मेरिट्स। कुछ भी लिख लेना बेटा, आप लोग अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ इसकी मेरिट क्या क्या रहेंगी? क्या वाइड कवरेज रहेगी? आप कहोगे यस सर बिल्कुल रहेगी वाइड कवरेज। एक्सपेंसिव रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब देखो इसको पॉइंट बनाओ। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वाइड कवरेज है, क्या वहां पे वाइड कवरेज था क्या? नहीं था। लिमिटेड कवरेज। देखो इसी से बना लो, वहां पे क्या था? लिमिटेड कवरेज। यहाँ पे क्या है? वाइड कवरेज। एक ही पॉइंट से दो याद हो गए पॉइंट। यहाँ पे क्या है? लेस एक्सपेंसिव। वहां पे क्या था? मोर एक्सपेंसिव। एक ही बात है, मोर एक्सपेंसिव लिखो, कॉस्ट लिखो, एक ही बात है। कह रहे हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है बेटा? एक्सपर्ट ओपिनियन। क्या मतलब बेटा यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन का? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो बेटा बंदा चाहिए उस चीज को पढ़ने वाला बंदा तो होना चाहिए, एक्सपर्ट तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बेसिकली अंडर दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड देयर बाय कैन मेक हिज इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल। वो बेसिकली क्या करता है? अपने एक्सपर्ट से मिलता है, जो डाटा को पहले जिन्होंने कलेक्ट कर रखा होता है उनसे जाके मिलता है। वो समझता है चीजों को कि बताओ ट्रेनिंग मुझे दो कि मैं डाटा को किस तरीके से कलेक्ट करूं और किस तरीके से मैं अपने डाटा को ऑथेंटिक बनाऊं। तो इसके लिए बेटा वो क्या करता है? बंदा अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपर्ट से लेता है ओपिनियंस, देन वो डाटा को बेटा रिलायबल बनाने का काम करता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर हो गया? फ्री फ्रॉम बायसनेस का बताना जरा क्या मतलब है। अब वहां पे क्या था? पर्सनल बायसनेस, लेकिन यहाँ पे क्या? फ्री फ्रॉम बायसनेस। अब एक बात बताओ यार, मैं डाटा आप लोगों से कलेक्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो किसी और बंदे से ले रहा हूं डाटा, तो पर्सनल बायसनेस तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता।
समझ में आया? उस फैमिली में उसका दोस्त ही रहता हो तो वो अलग चीज है, लेकिन जरूरी नहीं मैं दोस्त से ही लूं, मैं तो किसी और से ले सकता हूँ डेटा। बायसनेस होती है। समझ में आया? यहाँ पे नहीं होगी बेटा, फ्री होगा ये बायसनेस। सिंपल इससे बायसनेस नहीं होगी, क्योंकि जहां पे मैं एक एक बंदे से जाकर के मिल रहा हूं वहां तो बेटा बायसनेस हो सकती है, लेकिन जहां पे मैं एक एक बंदे से जाकर मिल ही रहा हूं उसमें बायसनेस का क्या मतलब होना चाहिए? हो ही नहीं सकता बायसनेस का। ठीक है, क्या ये डेटा सिंपल होगा कलेक्ट करना? जल्दी बोलिए। यस, ये डेटा आप लोगों का कलेक्ट करना बिल्कुल ईजी रहेगा। समझ आ गई बातें यहां तक? बताओ जरा डीमेरिट में क्या क्या आ सकता है? जैसे ऑब्वियस सी बात है भैया, पहला पॉइंट क्या है आप लोगों के पास? लेस एक्यूरेट, क्योंकि डेटा आपने किसी और बंदे से लिया है, इसलिए डेटा क्या नहीं होगा? लेस एक्यूरेट नहीं होगा। समझ में बात? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ये लोग। ऊपर वो कह रहे थे डेटा क्या होगा? बढ़िया होगा, एक्यूरेट होगा मेरिट में, नीचे की क्या बोलते हैं भाई? डेटा क्या होगा? लेस एक्यूरेट होगा। तो ये तो इकोनॉमिक्स के assumption है भाई। तीसरा, दूसरे नंबर पे क्या होगा? बायस्ड भी हो सकता है। पहले उन्होंने क्या बोला? फ्री फ्रॉम बायसनेस, अब क्या बोल रहे हैं करके? बायसनेस हो सकती है। मतलब अगर पॉजिटिव बताना हो तो मेरिट, नेगेटिव बनाना हो तो डीमेरिट। समझ में आया भाई? तुम्हारे वहां पे फ्रेंड वाली बात आ गई, हो सकता है उसका दोस्त ही हो, हाँ है ना, तो यहाँ पे बायसनेस चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर डाउटफुल कंक्लूजन्स। क्या मतलब है डाउटफुल कंक्लूजन्स? समझ में आया? मतलब हमने जो भी डेटा बेटा उठाया है ना, अब एक बात बताओ, मान लो एक बंदा है, मान लो उसका एक दादाजी ने ना अपने बेटे, अपने पोते का डाटा दे रहा था वो, ठीक है जी। हमने उससे एज पूछी कितने साल का है, उसने बताया सर ये बच्चा 13 साल का है, 13 ईयर्स। हमने पूछा उससे सर कौन सी क्लास में पढ़ता है? सर 12th क्लास में। मैंने कहा है 13 साल का बच्चा? मैंने कहा भाई साहब 12th क्लास में पढ़ता है, ठीक हो? मतलब मुझे क्या होगा, इस डेटा के ऊपर अब डाउट हो गया भाई, ये डेटा मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला लग रहा है। समझ में आया यार? एक 13 साल का बच्चा यार किस एंगल से 12th क्लास में पॉसिबल है? तुम लोग अभी कौन सी किस एज में हो? 17, 16, कितने कौन सी क्लास में हो? 11th में। अब ये बंदा क्या कह रहा है कि 13 साल का बच्चा और कौन सी क्लास में है? 12th क्लास। बताओ इस डेटा के ऊपर बेटा मैं ट्रस्ट कैसे करूं भाई? क्या कर सकते हो ट्रस्ट इस डेटा के ऊपर? आप लोग नहीं कर सकते सर। समझ में आई बात क्या बोला मैंने यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोगों को बेटा क्या रहेगा? हर बार माइंड में डाउटफुल कंक्लूजन रहेगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई है? यस सर। पक्का? 100%? ओके। अब ज्यादा डिफरेंस वगैरह पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है इसकी। अब आइए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आइए। क्रॉस कर दूं डिफरेंस? हाँ जी। थर्ड बंदे को ध्यान से बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कोरस्पॉन्डेंट्स। क्या मतलब होता है बेटा जी यहाँ पे? अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बस बेटा प्लीज बड़े। अब देखो, पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आप लोगों को डिटेल पढ़ाता हूँ। करेगा? अब सुनो ध्यान से बेटा। मान लीजिए ये आप लोगों का पटियाला चौक, मान लीजिए ये आप लोगों का झांझ गेट, मान लीजिए ये आप लोगों के पास आपका सफीदो गेट, और मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों के पास आपका, इसको हम लोग बोलते हैं राम राय गेट, RRG। ठीक है जी। अब सोच के देखो यार, मान लो मान लो मान लो कि एक बंदा है जो कि झांझ गेट पे रहता है, तो बताना जरा इस बंदे को सारी इंफॉर्मेशन झांझ गेट की होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन क्या जरूरी है क्या इस झांझ गेट वाले बंदे को पटा चौक की नॉलेज पूरी हो? कौन सी गली कहाँ पे है, मतलब ही नहीं है। ऐसा जरूरी है कि उस बंदे को रामराय गेट का भी पता हो? नहीं। ऐसा जरूरी है कि उस बंदे को सफेदगढ़ का पता हो? नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे बेटा जी लोकल वो होती है कॉलोनीज, गलियां वगैरह। मतलब मान लो मुझे आज बता दो जैन नगर, मुझे पता भाई कहाँ पे, लेकिन मैं रहता तो जिंद में ही हूँ, मुझे नहीं पता अशोक विहार कहाँ पे है। जिंद में भी कोई कहता है अशोक नगर है, कोई जैन नगर है, कोई फलाना नगर है, कोई निगाना नगर, मुझे पता ही नहीं कहा है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो बंदा जिस जगह का होता है उसको वही बंदे वहीं उसी जगह की क्या होगी? पूरी नॉलेज होगी। अब यहाँ पे मेरे साथ दिक्कत क्या आ रही थी? अब गवर्नमेंट ने मुझे बोल दिया सर ये डाटा है, यहाँ से आप लोग डाटा कलेक्ट करके लाओ, जैन नगर, अशोक विहार, फलाना निगाना, ये वो। मेरे को मुझे तो पता ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा भैया, हर जगह के अंदर से मैं क्या करूंगा बेटा, हर जगह की, जैसे प्रचौक के अंदर से मैंने एक बंदा ढूंढ लिया, ये बंदा जिसको पूरी की पूरी बेटा वहां की नॉलेज है। सफीदोगढ़ से मैंने एक पर्सन ढूंढा जहां पे इस बंदे को पूरी की पूरी नॉलेज थी, यहां से भी एक बंदे को मैंने ढूंढ लिया, और यहां से बेटा जी मैंने एक बंदे को ढूंढ लिया जिसको पूरी की पूरी क्या है? नॉलेज है। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? अपने अपने मोहल्ले में पूरा का पूरा घूमेंगे और डेटा को कलेक्ट करके मेरे पास ले आएंगे। सेम यहाँ पे होगा,
ये सारा का सारा मोहल्ला कहाँ घूमेगा, पटाल चौक पे घूमेगा, यहाँ पे फिर डाटा कलेक्ट करेंगे और ले आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, रामराय गेट पे मोहल्ले में पूरा घूमेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे और ले आएंगे। ये क्या होगा, जांच गेट पूरा का पूरा घूमेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे और ले आएंगे। समझ में आया? तो इस मेथड के अंदर बेटा बेसिकली क्या हो रहा था कि हर हर एक गली मोहल्ले के अंदर से मैंने क्या किया बेटा, लोकल रिसोर्सेज लगा दिए, लोकल सोर्सेज यहाँ पे लगा दिए थे। अब पढ़ो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्संस और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ऑन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। समझ में यहाँ तक की बात है? वर्डिंग क्लियर हो गई? क्या बोला गया यहाँ पे? उनमें से जैसे मान लो आपने चारों जगह लगाए हैं, हाँ, सीधे गेट वाला अपने तरीके से लेगा। तरीका क्या मतलब है, मैंने पहले बोला यूनिफॉर्म से डाटा, तो अब नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, ये वो हर चीज जो ये डाटा कलेक्ट करेंगे भाई कलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, मैंने एक पूरा फॉर्म पकड़ा रखा होगा, उसी में फिल करके लेके डाटा ये। ठीक है, सुटेबल कहाँ पे होगा जरा मुझे बताइए। लार्ज एरिया में भी होएगा ये। ऑब्वियसली बात है भैया, ये सुटेबल लार्ज एरिया में भी होगा, और जहां पे आप लोगों को रेगुलर और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी वहां पे भी सुटेबल होगा। थर्ड सेकंड नंबर पे क्या होता है, द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, the information is used to be the information is to be used by journals, magazines, radio, television, etc ये सब लिख रहे हैं। देखो नाम क्या है, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, आपने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीत लाया या फिर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीत लाया, ठीक है, अब मुझे आपका घर नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, लोकल सोर्सेज की हेल्प लेंगे, हाँ भाई एमसी को बुलाएंगे। इस क्या आपको इस बंदे के बारे में पूरी नॉलेज है क्या? सुना एमसी का मतलब क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है। अब उस बंदे को अपने पूरे पूरे वार्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होती है, हाँ या ना, पता होता है कि नहीं पता होता, किस वार्ड में ये बंदा है, ये बंदा है, फलाना एंडिंग आना है, हाँ या ना। तो इसका मतलब वो हमारे लिए क्या बन जाता है बेटा, हमारे फिर लोकल सोर्सेज बन जाते हैं। ठीक है, और देखो क्या लिख रहे हैं, कह रहे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि यहाँ डाटा बेटा हम लोग वो वाला कलेक्ट कर रहे हैं जो नॉर्मली टीवीज में डालना होता है, न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, तो उसका डाटा ऑथेंटिक होना जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या क्या मेरिट होंगे जल्दी बताइए। एक तो डेटा इकोनॉमिकल होगा, सस्ता पड़ेगा, महंगा नहीं होगा, ज्यादा एक्सपेंसिव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लोकल सोर्सेज लगा दिए, उनको भैया बोल दिया हाँ भाई 5,000 रुपए दूंगा, मेरे को सबका डाटा कलेक्ट करके ला दे। सारा काम कितने में चल गया, 5 5 5 5 कितने में चल गया, 20,000 रुपए, काम चल गया सारा का सारा मेरा तो। तो आपको मिल जाता है ऐसा। ठीक है, Less expensive लिख सकते हाँ, हैं। कवरेज वाइड होगी क्या? बिल्कुल होगी भाई, कवरेज तो वाइड होगी। फिर क्या है बेटा जी, कॉन्टिन्यूटी में, ये डाटा किस में होगा, अब तुमने सुना होगा ये बारी, एमसी का जो काम होता है ना बेसिकली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, म्यूनिसिपल कमेटी का, इसका काम क्या होता है बेसिकली, अपने वार्ड के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना, अपने वार्ड के अंदर। इससे कई बार क्या होता है, एक बंदा 18 साल का हो गया, अब उसका क्या बनता है, वोटर कार्ड। अब कोई बंदा पैदा हुआ है, उसका क्या बनाना है, आधार कार्ड बनवाना है, बैंक खाता बनवाना है, सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन का वो अपने पास रखता है हर चीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। क्या मतलब सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस? ये बेसिकली बेटा इसलिए होता है ताकि आप लोगों को हर चीज के बारे में कोई स्पेशल पर्पस की इन्वेस्टिगेशन करनी हो ना, जैसे कि प्राइस कोटेशन आप लोगों को लेने डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन मार्केट से। मान लीजिए मुझे ना अपने सिस्टम के लिए, मुझे अपने सेंटर के लिए ना वो लेना था, कंप्यूटर लेने हैं, 50 कंप्यूटर लेने हैं मान लो, तो मैं क्या करूंगा, हर एक दुकान पे जाऊंगा भाई। मैंने बोला दुकान नंबर 1, मैंने कहा सर बताइए प्राइस की, बताइए क्या कोटेशन है। मैंने क्या किया, फिर दूसरे बंदे के पास जाके पूछा, तीसरे बंदे के पास लोकल सोर्सेज पता लगवाया। मैं दिल्ली में रहता, मैं मान लो जींद में रहता हूँ, मैंने दिल्ली से लेने हैं, तो दिल्ली का एक लोकल बंदा ढूंढ लिया मैंने, उसको बोला भाई इस मार्केट में चला जा। हिसार का एक बंदा ढूंढ लिया, उसको मार्केट में जाके पूछ किया, या दूसरी जगह पे पूछ किया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैंने क्या कर लिया, लोकल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कलेक्ट करवा ली, देन मैं अपनी जो भी चीज मुझे लेनी है मैं सिर्फ सेट करवा लूंगा। ठीक है, क्या होंगे डिमेरिट्स, अनवाइड होगा। सोच के देखो, ऑब्वियस सी बात है। होगा। देखो सारी कह रहे लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, मतलब एक तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी भाई डाटा के अंदर, क्योंकि डाटा आपने किससे कलेक्ट करवाया है, लोकल सोर्सेज। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब आपने डाटा को भेजा कुछ था, बंदे कलेक्ट कुछ और ही कर रहे हैं, यहां भी दिक्कत आएगी। पर्सनल बायसनेस होने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि सोच के देखो जहां जो बंदा एक्सपर्ट है, जैसे मान लो मैं तो जींद में रहता हूँ, अभी मैं दिल्ली में बोल रहा हूँ डाटा कलेक्ट कर लाओ, इसका दिल्ली के अंदर तो मुझे पता नहीं कौन है कौन नहीं, वो तो उसी का बंदा है। अब उसका मान लो कोई जानकार निकल आया, तो पर्सनल बायसनेस अवेलेबल होगी ना।
ठीक है, सारे सेम है। लेस एक्यूरेट होगा, इसको बना बना के बेटा लिखा, डिले इन कलेक्शन। ठीक है, बहुत ये रह गया पॉइंट, जल्दी खत्म कर लेते हैं। नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए आप लोग, क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड स्केड्यूल्स। क्या नाम है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड स्केड्यूल्स। बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनियर्स एंड स्केड्यूल्स। बेसिकली यहाँ पे क्या कहना क्या चाह रहा है, हमारे इस क्वेश्चन मेथड के अंदर बेटा टोटल 2 पॉइंट आएंगे। एक पॉइंट क्या है, मेलिंग मेथड या मेलिंग सर्वे, और एक पॉइंट क्या होगा बेटा आप लोगों का, एनुमरेटर मेथड। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे हमारे ऐसे बंदे होते हैं जो मतलब बिजी रहते हैं, लाइक जिनकी डेली की डेली मतलब ऑफिस आना जाना, के घर पे मिलेंगे क्या वो लोग। आजकल की फैमिली तुमने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में ऐसा हो गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे होते हैं। अब घर में तो कोई मिलेगा नहीं उनके पास डाटा कलेक्ट करवाने के लिए। कई बार यहाँ पे क्या होता है बेटा, यूज करते हैं कौन सा मेथड, क्वेश्चनियर मेथड। बेसिकली अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर्स, बेटा क्वेश्चन को बेटा हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्या बोला जाता है इसको, सेट ऑफ क्वेश्चंस बोला जाता है। आर मेल्ड, मेल के थ्रू भेज दिया हमने, टू द रिस्पोंडेंट्स। अ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनियर गिविंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। इट इज ऑल्सो एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। द रिस्पोंडेंट नोट्स द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चंस एंड रिटर्न्स द कंप्लीटेड क्वेश्चनियर टू द इन्वेस्टिगेटर। समझ में आई? यस सर। क्लियर हो गया। जो चीजें बेटा पूरी लर्न करनी पड़ेगी उसको मैं टिक करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चीजें कुछ बना बना के भी लिखनी है। बताओ जरा मेलिंग मेथड सुटेबल कहाँ पे होगा, जहां पे क्या होगा, एरिया काफी ज्यादा वाइड होगा और पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़े लिखे। अभी अनपढ़ बंदा है यार, उसको तो मेल करना आएगा क्या, उसको लेटर अटैच करना आएगा, उसको क्या लिखना आएगा, मुझे उसको फॉर्म फिल कैसे करना वो करना आएगा नहीं। तो जहां पे आप लोग को डेटा क्या होगा, काफी ज्यादा लार्ज होगा, बड़ा होगा, वहीं पे आप लोग बोलोगे भैया ये डेटा अपना यूज होगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बेनिफिट बताओ इसका क्या है, मेरिट में इकोनॉमिकल है, हाँ। खर्चे नहीं होंगे, जाने आने का खर्चा बच जाएगा आप लोगों का, ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाएगा, टाइम बचेगा, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम सेविंग होगा, कंज्यूम होगा। टाइम सेविंग भी आप लोग इसमें डाल सकते हो, डाटा ओरिजिनल भी हो सकता है। अब पढ़ा लिखा बंदा अपना डाटा गलत क्यों देगा यार, अपना डाटा डाटा है आप लोगों का, जो पढ़ा लिखा बंदा वो डाटा कभी भी गलत प्रोवाइड नहीं करता। वाइड कवरेज हो जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, अब बताओ। हाँ जी, सीक्रेट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताना जरा क्या क्या डिमेरिट्स होंगी। लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्या मतलब है, लोग ना पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते यार। वो कहे ठीक है टाइम पास करवा रहे हैं, काम का डाटा दूंगा मैं, मेरे को भी इतना टाइम नहीं भरने का, इंटरेस्ट नहीं देते। अब जाकर के मैं घर के बाहर खड़ा हो जाऊं, हाँ जी मुझे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है, तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मेल कर दूंगा उन लोगों को तो क्या दिक्कत आएगी इसके अंदर, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। समझ आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मोटा मोटा तो बता देंगे ठीक है यार, टाइम पास करने के लिए वो सिर्फ भेज के आप लोगों को दे देंगे, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करके दे देंगे, बस ये कहने का मतलब। हाँ। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्या मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का, बेटा जी एक बार आपने जब उसको फिल करके भेज दिया, मान लो एक लेटर था, आपने उसके अंदर हर चीज वो फिल करके भेज दी, क्या अब इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है, नहीं, अब इसके अंदर बेटा चेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्लाइड, दीज कैन नॉट बी चेंज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। समझ में आई बात। यस सर। लिमिटेड यूज का क्या मतलब है, बेटा ये जो चीज है, ये डाटा जो आप लोगों का बहुत कम यूज होता है, क्योंकि हर जगह पे मेलिंग मेथड यूज चल नहीं सकता, इसलिए इस मेथड को बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, बाइस्ड होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा बाइस्ड, क्योंकि आप लोग मिले नहीं उनसे, उन आपको क्या पता वो डाटा उस बंदे ने कैसे बना के भेजा हो, तो पर्सनल बाइसेंस तो यहाँ पे हो सकती है भाई। हाँ है ना। देखो कह रहे इफ द रिस्पोंडेंट्स आर बाइस्ड देन द इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी बाइस्ड। बाइस्ड होता तो गलत इंफॉर्मेशन है भाई, उन्होंने अपने लिए इंफॉर्मेशन की सहूलियत के लिए लिख दी इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आधार कार्ड सॉरी ये अपना राशन कार्ड वगैरह बनवाने के लिए मैंने क्या कहा था, प्रॉपर्टी वगैरह चेकआउट करनी होती है, इनकम चेकआउट करनी होती है। अब उसके अंदर लिखा होता है भाई साहब इनकम कितनी कमाते हो। अब मैंने उनका चेक तो किया नहीं, घर परिवार कैसा है कैसा नहीं, 10 लाख रुपए इनकम कमाते थे, लेकिन दिखा कितने दी उन्होंने, सर हम तो सिर्फ 2 लाख ही कमाते हैं बस, 1 लाख ही कमाते हैं बस। तो बाइसनेस होगी ना यार, मैं चेक तो करने गए नहीं उनके घर पे कि कितना सामान है, क्या कुछ है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या एसेट्स है उनके पास, ये दिक्कतें आएंगी। और डेटा बेटा क्या होता है आप लोगों का, लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स एक बार सारे पॉइंट्स लिख लेना ताकि अच्छे से पॉइंट याद हो जाएंगे आप लोगों को सारे के सारे। अब बताओ जरा मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर कौन होता है,
हेल्पर हेल्पर हेल्पर। बताओ जरा, पढ़ो यहाँ पे। कह रहे अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द रिस्पोंडेंट्स विद द क्वेश्चनेयर। द क्वेश्चनेयर which are filled by the enumerator themselves by putting questions are called schedules। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूज हुए हैं, क्वेश्चनेयर्स और स्केड्यूल्स। क्या मतलब है क्वेश्चनर का? ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब बेटा जो भी क्वेश्चंस हमारे एनुमरेटर ने पुटअप किया ना अपने रिस्पोंडेंट से, तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केड्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? स्केड्यूल्स। आप लोगों को दोनों पॉइंट याद करने हैं ये वाले, इनको टिक मार्क कर लो। ये जो बेटा साइड में लिखा हुआ है ना, इन्वेस्टिगेटर का मीनिंग, एनुमरेटर का मीनिंग और रिस्पोंडेंट का मीनिंग, जल्दी करो। सारे बिल्कुल। समझ आया या नहीं ये बताओ पहले। अब बेटा इस डेटा की सुटेबिलिटी कहां कहां पे होगी जरा मुझे बताना फटाफट से। और जब डेटा आप लोगों का फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा क्या होगी? लार्ज होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स एंड the investigators are well versed in the local language and cultural norms of the respondents। कई बार तुमने सुना होगा, जैसे मान लो मुझे ना अब केरला का डाटा कलेक्ट करना है, महाराष्ट्र का डाटा कलेक्ट करना है, तो क्या हरियाणा में डाटा कलेक्ट कर सकता है क्या? क्या दिक्कतें आएंगी? लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, हाँ या ना? समझने में दिक्कतें आएंगी हर चीज को। इसलिए बेटा हम लोग किनको चूज करेंगे? वहां पे लोकल सोर्सेज को चूज करेंगे, एनुमरेटर्स। समझ आया? ये क्या सकता हो या उनमें से स्टूडेंट उसके लिए से कैसे बिल्कुल। भैया क्या कह रहे बेटा? मैं इसमें प्लेसिंग करवा रहा हूँ। एक तो वाइड कवरेज होगा, ओके है। ये सर ये अब कह रहा है एक्यूरेसी कैसे होगी, सोच के देखो बेटा। कह रहा है देयर इज अ फेयर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स। दिस इज बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस आर डन बाय स्पेशलाइज्ड एनुमरेटर। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे किसी को थोड़ा ना उठाया, वो स्पेशलाइज्ड है उस काम के लिए, इसलिए बेटा इसको एक्यूरेट बोलेंगे। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड पर्सन होते हैं हमारे, ठीक है। क्या पर्सनल कॉन्टेक्ट होगा? यस। क्योंकि बेटा मैंने क्या बताया था, जो काम इन्वेस्टिगेटर कर रहा है उसके बिहाफ पे वो काम कौन करेगा? एनुमरेटर करेगा। तो एनुमरेटर पे जाके पर्सनली कॉन्टेक्ट करेगा, लोगों से मिलेगा और अपने क्वेश्चन को फिल करवा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को बताया इम्पार्शियलिटी। क्या मतलब है इम्पार्शियलिटी का? एक होता है पार्शियलिटी करने का, होता है इम्पार्शियलिटी करना, मतलब पार्शियलिटी यहाँ पर नहीं होती। फिर है बेटा आप लोगों के पास कंप्लीटनेस, क्या होता है मतलब भेदभाव करना टाइप से, पार्शियलिटी करना। आई थिंक समझ में आ गए सारे के सारे पॉइंट्स। इनको अब अच्छे से एक बार रीडिंग लेना। ऑब्वियस सी बात है ये एक्सपेंसिव होगा, अवेलेबल ऑफ एनुमरेटर्स आप लोगों को यूज होगा, टाइम कंज्यूम होगा, नोट से पढ़ो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को डिटेल में पढ़। ये तो याद ही अब ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे डाल दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन है? बेटा क्वेश्चन का मतलब होता है एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब एक पन्ने पे कई बार तुमने वो डेटा देखा भी होगा यार। जैसे मान लो मैंने लिख के दिया आप लोगों का नाम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीजें लिखी होगी उसके ऊपर दे रखी होती हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। क्वालिटीज तो हो जाएगी भैया यार तो पढ़ लेना फिर भी इसको क्वालिटीज के अंदर। पहला पॉइंट क्या होगा बेटा क्वालिटीज का? लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अब सोच के देखो, मान लो तुम लोग वो रिस्पोंडेंट हो, मैं तुम्हारे को 100 क्वेश्चन का पन्ना पढ़ा दूं, तुम कहोगे भाई साहब नहीं भरते, खुद ही लेके जाओ। अगर 4-5 पॉइंट होंगे तो इजिली फिल कर सकते हैं उस चीज को हम लोग, ठीक है। हाँ, क्या डाटा सिंपल, क्या डाटा सिंपलिसिटी होना चाहिए, इजिली पढ़ा जाए। अब मैं ऐसे ही मान लो वो यूज कर लो इसके अंदर, मान लो वोकैबुलरी जो तुम्हारे पल्ले ही ना पड़े, उसको कोई फायदा है नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर क्या कह रहा है? प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। अब प्रॉपर ऑर्डर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर मैं डाटा ऐसे लिख रहा हूं, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी एज, ऐसे, और एड्रेस। ये डाटा सही है या ये ऑर्डर सही है, बताओ जरा। एड्रेस, ग्रैंडफादर नेम, मदर्स नेम, फिर ग्रैंड मदर नेम, फिर फादर्स नेम, फिर आपकी एज। बताना जरा कौन सा गलत है। नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला करेक्ट है, ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अननोट अनडिजायरेबल क्वेश्चन। क्या मतलब अनडिजायरेबल क्वेश्चन का? मतलब जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं चाहिए उसको आप लोग वहां पर मत डालो, अनडिजायरेबल क्वेश्चन आप लोगों के नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है? कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट मत करना। फीचर करने हैं ना खुद ही कर ले 6-7 करने हैं पॉइंट इसके अंदर कम से कम। मैंने कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस भी बेटा नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्री टेस्टिंग एंड सर्वे का क्या मतलब होता है? प्री टेस्टिंग एंड सर्वे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड।
जो उसने वो क्वेश्चन बनाया उससे पहले एक बार यस बिल्कुल, क्या सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स ऑन ट्रायल बेसिस। पहले उसको ट्रायल बेसिस पे करना चाहिए कि रिस्पोंडेंट जवाब दे भी पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। अगर उसके अंदर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि हाँ भाई कुछ चीजें गलत है या मिसिंग है, तो आप लोगों को उसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इफ देयर आंसर्स इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी, these can be reframed accordingly, such testing is called pilot survey। इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर पता होनी चाहिए, बस कैसे काम करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए और रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। अब मान लो आप लोगों ने किसी बंदे को भरने के लिए दिया, अब वो चीज आप लोगों को वापस मिलना है, वापस लेनी भी है वो चीज आप लोगों ने उस बंदे से फिल करके। हाँ जी बेटा, क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब डबल दो बार वेरिफिकेशन करना, क्रॉस वेरिफिकेशन करवाना। जैसे मान लो आज मैंने आप लोगों से चीजें वेरीफाई करवा ली, तो एक और वेरिफिकेशन होना क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, ताकि पता चले डाटा ऑथेंटिक है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है इसके, ये कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को इसमें, ये कुछ नहीं करना है। अच्छा से देखो ये बना हुआ पूरा का पूरा फॉर्मेट, एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल क्वेश्चन ईयर। देखो जैसे कि स्टूडेंट का नाम, एज, फैकल्टी, नेम ऑफ स्कूल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर ऑक्यूपेशन, मदर ऑक्यूपेशन, ये सब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। क्या मतलब होता है, सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल सा बेटा। यहाँ पे आप लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हो, द इन्वेस्टिगेटर सीक्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स ओवर द टेलीफोन। मतलब हाँ जी बिल्कुल, कॉल करके आप लोग डाटा प्रोवाइड कर ले लोगे, ठीक है। इसको भी आप लोग ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डाटा ओरिजिनल है, एक्यूरेट हो सकता है, रिलायबल होगा, ये सारी बात आप लोग इसमें लिख, कोई दिक्कत, कोई ज्यादा खास चीजें नहीं आएंगी इसमें। डीमेरिट क्या होगी, पर्सनल बायसनेस होगा, लिमिटेड एक्सेस होगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, आप लोगों का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लास्ट है ये वाला, बिल्कुल इजी सा है। अब कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, मतलब सेकेंडरी डेटा को बेटा जी कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होंगे, उसके दो ही है सिर्फ। एक क्या होता है पब्लिश्ड, एक क्या होता है बेटा अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड मतलब क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस जो मार्केट के अंदर पहले से अवेलेबल होती हैं, जिनको मैं क्या कहूंगा बेटा जी, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, एंड फोर्थ वन इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये पांचों नाम आपको लर्न करना है, इसमें ठीक है। किसके अंदर, ज्यादा सेकेंडरी, क्या हाँ है सेकेंडरी डेटा के, अब पब्लिश के अंदर। और बेटा हाँ जी कोई बात नहीं, अब चार याद कर, जर्नल्स एंड पेपर्स, पब्लिकेशन, रिसर्च स्कॉलर्स, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ये नॉर्मली आप सिर्फ नाम में याद कर लो, सफिशिएंट है। नहीं एक ही नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और ये इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये इंपॉर्टेंट आएंगे, सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है, और एनएसओ की फुल फॉर्म, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस। ये आप लोगों को दो नाम याद करना है बस, इनकी डिटेल याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर कह रहा हूं। एक मिनट ये क्या है, टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंड डेटा, सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्लियर है, हाँ नाम नाम बस। और फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है लिख लेना, इसको याद कर लेना बस, एंड योर चैप्टर इज ओवर। होमवर्क के लिए क्या है आप लोगों के पास इसका, जितने बेटा एमसीक्यूज हैं वो सारे पढ़ के आओगे, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं पीछे बुक के, वो सारे के सारे भी आप लोगों को पढ़ के आने हैं। अब इस चैप्टर में सारे के सारे जो चैप्टर आएंगे इंपॉर्टेंट बनता है, वो क्या क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा एक ये आएगा, एक मेथड्स आएंगे, अभी चार जो पांच मेथड पढ़ा है ना मैंने आप लोगों को वो, और लास्ट वन इज क्या था वो लास्ट, क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन है। बस यही है, ये भी तो लास्ट में भी आपने पढ़ा ये एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है बेटा, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट, है हाँ जी यही आएंगे बेटा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं इंपॉर्टेंट। चलो थैंक यू गाइस।